कहते हैं कि बहुत प्यारी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और माँ की राज दुलारी होती हैं बेटियां। जी हाँ, कहा जाता है कि बेटियां जो है किस्मत वालों को ही मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं उन बेटियों को असमानता का सामना करना पड़ता है और शायद इसीलिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन जब भी इन बेटियों को मौका मिला है तो उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे एक ऐसी ही बेटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये जयपुर से हमारे साथ है लाची प्रजापति। लाची के बारे में आपको क्या मैं अपने मुंह से तुम्हें क्या कहूँगी, क्योंकि राइटर भी हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने राइटिंग शुरू की थी, ये डांसर भी है, मल्टी टैलेंटेड लाची प्रजापति से हम आज की मुलाकात करवाएंगे। लाची, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। पहला सवाल, राइटर भी हैं आप, डांसर भी हैं आप, सिंगिंग भी आप करती हैं, पढ़ाई में तो आप हैं ही टॉपर, तो सारी चीज़ें शुरुआत जो आपने की थी, पहले राइटर बनी थी आप या पहले सिंगर बनी थी या सबसे पहले आपने डांस करना शुरू किया? शुरुआत मैंने डांस से करी थी एंड जब मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, मम्मा अपने कुछ स्टूडेंट्स को डांस सिखा रही थी। तो वहाँ पे जब कोई था नहीं कमरे में, मैं उस रूम में गई, मैंने सर पे एक चरी रखी एंड वहाँ से मैंने डांस करना शुरू कर दिया था। मेरा फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस था जब मैं 4 या 5 साल की थी। मैंने सर पे 7 मटके रख के डांस करा था एंड उसके बाद से बस जर्नी शुरू हो गई थी। ओके, तो कितने साल की थी आपने डांस जब चरी रख के किया था आपने? मैं 5 साल की थी जब मैंने स्टेज पे करा। बस 5 साल की थी आप? तो कितना, इससे पहले कहीं डांस की कोई आपने ट्रेनिंग वगैरह ली, कुछ और किया, कुछ कर रहे थे आप 5 साल से पहले? नहीं, स्टार्टिंग मेरी मम्मा से हुई थी, उन्हीं से मैंने डांस सीखा। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं डांस करने लगी हूँ तो उन्होंने मुझे एक मैम के पास लगाया, उनका नाम था मिताली घोष मैम। उन्होंने मेरे को मेरी स्टार्टिंग की इनिशियल में जो ट्रेनिंग थी भवाई की, फोक की, वो मैंने उन्हीं से सीखी है। फिर बाद में जाके जयपुर कथक केंद्र में गुरुजी रेखा ठाकर से मैंने अपने कथक का आगे सीखना शुरू करा था। ओके, तो सबसे पहले आपने डांस करना शुरू किया, फिर डांस करते करते राइटिंग की तरफ आप कैसे चली गई? राइटिंग तो इंटरेस्ट मुझे बचपन से ही था। स्कूल के अंदर क्रिएटिव राइटिंग की मान लो कोई टॉपिक आता था तो मुझे चीज़ों पे लिखना बहुत अच्छा लगता था, तो वहाँ से ही बस राइटिंग का मेरा शुरू होता गया। इंटरेस्ट आता है, कोई चीज़ दिखती है उसको देख कर उस पर लिखने का बहुत मन करता है, तो मैं बस लिखती रहती हूँ उसके बारे में। तो आपकी बुक, जब आपकी तो बुक भी लॉन्च हो चुकी है ना, उस बुक के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कौन सी बुक है, क्या लिखा था आपने और जो थॉट था उसका वो आपके दिमाग में कैसे आया? बुक का नाम है सिट अ वाइल विद मी। वो मैंने 9 की एज में लिखी थी। वो बुक एक्चुअली में जो उसके अंदर पोम्स हैं, लिमरिक्स है, स्टोरीज़ है, एनेक्डोट्स हैं एंड उसके अंदर एलिट्रेशन के बारे में बहुत हर एक चीज़ का एक वो कंबाइन बुक है। वो उसमें वो कंपाइलेशन है मेरे हर एक राइटअप्स का। तो जो भी मैंने 2nd से लेके 5th तक मैंने जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग की लिखी है वो सब उस बुक के अंदर है। साथ में मैंने जो उस टाइम अलग से और चीज़ें लिखी थी वो भी उस बुक के अंदर है। तो जब आप जैसे बोल रहे 2nd से 5th तक आपने ये लिखा, तो ये टाइम तो होता है 2nd क्लास में तो बच्चे पढ़ना सीखना शुरू करते हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा उनको आता है, और आपने लिखना शुरू कर दिया था? जी, मम्मी भी लिखती रहती है तो उनको देख देख के लिखने का और मन करता है। दो मैं इंग्लिश के अंदर लिखती हूँ लेकिन वो हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देखने का वो कि वो अगर आप उसको कोई और पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो वो कैसी होगी चीज़, तो उसके बारे में लिखने में इंटरेस्ट बहुत आता है। अच्छा, आप जो लिख रही थी तो ये आपने बुक पब्लिश करने वाली बात है कि चलिए लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन सभी लोग अपनी बुक पब्लिश नहीं करवा पाते या नहीं करते हैं, तो ये कब किस तरह से हुआ? बुक पब्लिशिंग का थॉट किसका था? मम्मा ने सजेस्ट किया था कि हमें करना चाहिए, किस तरह से, वो उसकी थोड़ी सी बारे में बताइए। बुक पब्लिशिंग का थॉट मेन आइडिया मम्मा का था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हम ऐसे करेंगे कि तुम्हारी बुक्स के लिए तुम्हारा जितना भी कुछ लिखा है हम उसकी एक बुक बनाएंगे। फिर वो था कि अब बुक बनेगी तो उसमें 2-4 चीज़ें तो डल नहीं सकती और भी लिखना पड़ेगा, तो वो और एक एंथुजियाज़म आया मेरे अंदर कि मैं 2-4 स्टोरीज़ मैं और लिखूं ताकि वो बुक थोड़ी इंटरेस्टिंग हो एंड उसको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो जब आप बुक लिख रही थी, मतलब राइटिंग अपनी कर रही थी, फिर पढ़ाई वगैरह कैसे करती थी? जब तो बहुत छोटी थी तब तो पढ़ाई हो जाती है, मतलब एक बार आप पढ़ते हो वो याद हो जाता है, उसको बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरे को बहुत है, मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे पास खुद की एक 500 बुक्स की पर्सनल लाइब्रेरी है। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। तो ऐसा था कि मैं छोटी थी,
मम्मा वाज लाइक कि इसके मेरे हाथ से बुक छीननी पड़ती थी, बिकॉज मैं हर टाइम बुक पढ़ती रहती थी, एंड चाहे वो कोर्स बुक हो या फिर वो स्टोरी बुक हो, उससे फिर मुझे और नए आइडियाज़ आते थे लिखने के लिए कि अब इस टॉपिक पे हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, जब आप स्टोरी बुक लिखती थी तो कभी ऐसा नहीं होता मम्मा बोलती बेटा स्टोरी बुक छोड़ो, अब कोर्स की किताबें पढ़ लो? ऐसा तो नहीं होता था, बिकॉज़ पढ़ाई में भी मैं हमेशा से अच्छी रही हूँ। ओलंपियाड्स मैंने दिए हैं, उसके अंदर मेरी कंट्री रैंक, स्टेट रैंक 1 आई है। उसमें मुझे पढ़ाई में भी हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए कभी बोला नहीं कि ऐसे स्टोरी बुक्स छोड़ दो। वो डांट नहीं पड़ती थी? हाँ, डांट नहीं पड़ती थी सारी चीज़ों के लिए। हाँ, ये तो आपकी राइटिंग की हम बात कर रहे थे, लेकिन डांस भी आप कर रहे थे, डांस भी आपका साथ में चल रहा था। तो होता है ना कि एक पैशन वाली बात होती है कि मेरा पैशन क्या है, डांस या मेरा पैशन है राइटिंग? क्या है आपका पैशन? मेरा पैशन डांस राइटिंग दोनों है, बिकॉज़ वो दोनों अपनी जगह एक अलग अलग फील्ड है। डांस अलग है राइटिंग से एकदम, एंड राइटिंग अलग है डांस से, बट दोनों में एक चीज़ है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बस मेन मोटिव है कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ, चाहे वो पेंटिंग में हो, डांस में हो, राइटिंग में हो या फिर सिंगिंग में हो। पेंटिंग की आपने बात की, इसका मतलब पेंटिंग भी करता है? जी, उसके बारे में बताइए। मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, मैं कैलीग्राफी करती हूँ, एंड ओल्ड कैलीग्राफी न्यू कैलीग्राफी दोनों में आता है। हैंड लेटरिंग करती हूँ, एंड वाटर कलर मेरा मेन फोटे है। मैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। पोर्ट्रेट्स हो गया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को उनकी एक पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट भी करी थी। साथ में मैंने उसमें कैलीग्राफी के अंदर एक अपनी सेल्फ रिटन पोम भी उनको मैंने दी थी। भाई लाची, मुझे ये तरीका मुझे बताओ कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हम कैसे कर सकते हैं? बचपन से आदत रही है बहुत सारी चीज़ें करने की। मैं हमेशा से बहुत इंक्विजिटिव रही हूँ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो हमेशा से मम्मा ने वो आदत डाली है मेरे अंदर कि मैं हर एक अपना टाइम टेबल बना पाऊँ, एंड ऐसा नहीं कि सब एकदम कंजस्टिंग हो जाए, लेकिन ऐसा कि सब मैं प्रॉपर तरीके से कर पाऊँ, एंड वो बर्डन भी फील ना हो मेरे ऊपर। अच्छा, पेंटिंग आपने कहीं से सीखा? सब कुछ कैलीग्राफी भी आप कर रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे थे पोर्ट्रेट भी आप बनाते हैं, तो कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली इसकी या सब? नहीं, खुद से करा है। अभी तक कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने? बीच में मैंने एक आर्ट टीचर से सीखा था, वो थोड़ा और वाटर कलर एंड वो सब के अंदर, लेकिन कैलीग्राफी मैंने खुद से सीखी है अपने। तो लाची, जैसे पेंटिंग आप कर रहे हैं, तो पेंटिंग एग्जीबिशन अभी आपने लगाई है या आगे कोई प्लान है आपका लगाने का? आगे प्लान है लगाने का, बिकॉज अब बहुत सारी पेंटिंग्स हो गई, एंड तो आगे है कि मैं उनको एग्जीबिशन लगाऊंगी उसका। एंड मेरी एक पेंटिंग भी थी, मांडला आर्ट था वो पूरा, तो वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन में भी गई थी। उसका उस पेंटिंग का वो मेन मतलब था दैट इनर पीस, कि आप अपने माइंड को एंड बॉडी को साथ में पीस में कैसे ला सकते हो। मांडना भी आप करते हैं? अच्छा, पेंटिंग की कौन कौन सी फॉर्म में आप काम कर रहे हैं? किस तरह की पेंटिंग्स आप ज़्यादा करते हैं? मैं वाटर कलर एंड उसके बाद पेंसिल स्केचेस बनाती हूँ, मांडला ड्राइंग बहुत करती हूँ, एंड बस यही है, हैंड लेटरिंग साथ में वो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अच्छा, आपको पोएम लिखने का भी शौक है, तो किस तरह की पोएम ज़्यादा आप लिखना पसंद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ज़्यादातर मैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर पोम्स लिखना प्रेफर करती हूँ कि जो मेरे एज के बच्चे हैं वो उस बात को समझ पाएँ कि वो पोम ज़्यादा वल्गर भी ना हो, उनके लिए एज के लिए बड़ी भी ना हो, एंड वो उसका जो मेन मॉरल है वो उस पोम को या उस टॉपिक को समझ पाए उनके, कि आगे फ्यूचर में हमें कैसे रहना है, किस तरीके से हमारा वर्ल्ड और अच्छा बन जाएगा, तो उसके बारे में। आपने निर्भया के ऊपर भी पोएम लिखी है? जी, लिखी है। 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, उसका टाइटल है टिल व्हेन एंड व्हाई। So she was walking down this path. Suddenly, a hand clutched her and made her aghast. Someone was pulling her towards the bushes and failing all her tries not to become a pile of ashes. She was taken aback when someone tore her clothes from the back. A sudden blackout ran in front of her eyes, where she just hoped that she would die. The poor soul is no more, but many times the Lord just do is ignore. From the above lines, I'm sure your thoughts may have derived. Yes, I'm talking about rape, which leaves everyone in a gape. More than 1,33,000 cases are pending. After 8 years, the court has ordered to see the Nirbhaya criminal's body hanging. आप बहुत छोटी हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी आप 12th में ही पढ़ रही हैं, तो ये निर्भया वाला जो केस था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में सब जगह लोगों को पता था, तो इतना ये तो इशू भी बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप भी, इसका मतलब तो? हाँ, इसके मैं गर्ल चाइल्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस इशू के बारे में। मैं 4th क्लास में थी, तो जो मेरी क्लास टीचर थी, इंग्लिश टीचर यशा पटेल मैम,
उन्होंने हमें एक इंसिडेंट बताया था दैट उनके कोई रिलेटिव ने एक डस्टबिन के अंदर एक बेटी को, उन्होंने छोटी सी 2-3 दिन की बेटी को उन्होंने वहाँ से उठाया था। तो वो केस मेरे को बहुत मतलब सेंसिटिव, उसको बहुत दिल में चुभ गया था वो। एंड मैंने उसके लिए सबसे पहला अपना लेटर टू गॉड लिखा था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको फ्रीडम मिले अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, उसको एजुकेशन मिले एंड वो कभी ये ना सोचे कि काश मैं एक लड़का बॉर्न होती तो मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। तो मैंने इसके लिए 4th में लेटर टू गॉड लिखा था। कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया कि मैं काश लड़का होती? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल फ्रीडम दी है कि मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीडम दी, उन्होंने मुझे हर एक स्टेप में हेल्प कराए, मुझे एक हर ईजी वे दिखाए कि मैं उस तरीके पे जल्दी पहुंच जाऊं। लेकिन वहाँ पे भी हार्डशिप्स रहती है, उन्होंने मुझे हर एक प्रॉब्लम में से निकलने का एक सोल्यूशन बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं। और स्कूल से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? क्योंकि देखा जाए क्या वाकई में जयपुर के जो लोगों के लिए, उनके लिए आप सेलिब्रिटी हैं? ऐसा कुछ है नहीं। स्कूल में मुझे एज अ नॉर्मल ट्रीट करते हैं एंड उन्होंने मुझे हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे स्कूल नेशनल गेम्स हुए थे 2018 में SGFI, वहाँ पे स्कूल ने मेरा नाम दिया था। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटर हूँ। उन्होंने मुझे SGFI खेलने के लिए नाम दिया था, मैं गई भी थी वहाँ पे खेलने के लिए। एंड तो स्कूल मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, डांस में हो, राइटिंग में हो, ड्राइंग में हो, स्पोर्ट्स में हो। मेरा मेन राइटिंग ही स्कूल से शुरू हुआ था, तो आज तक स्कूल ने उस चीज़ में मुझे सपोर्ट करा है कि वो हमेशा आगे से आगे बढ़ाते रहे मेरे को। आपने बोला आप शूटर भी हैं, जी। तो ये शौक कहाँ से आ गया? आप करते सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही अलग हो गया, फील्ड ही अलग हो गया आपको तो। ये एक्चुअल में मैंने अपने भैया को देख के शुरू करा था। मेरे भैया शूटर है नेशनल लेवल, वो भी पिस्टल करते हैं, तो उनको देखकर ही मेरा भी था कि मैं भी करूँगी, तो मैंने भी शूटिंग शुरू कर दी थी। तब आगे का क्या करना है? शूटिंग में और आगे जाना है क्या? कुछ और फ्यूचर प्लान है उसको लेकर? शूटिंग को लेकर है कि मेरा ड्रीम है मैं ओलंपिक्स तक तो खेलूँ उसको। एंड मैं से शूटिंग साइड बाय साइड चलते रहेगा, लेकिन मेरा जो मेन ड्रीम है वो है कि मैं UPSC क्रैक करूँ एंड मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो मैं उसका पढ़ाई साथ लेके चलूँगी अपने। UPSC क्रैक करना है, IAS ऑफिसर बनना है, पेंटिंग आप करती हैं, लिखती आप हैं, डांस आप करती है, तो आप तो इन सब में भी प्रोफेशन में चूज़ कर सकती है। मैं राइटिंग में आप कर सकती है अपना प्रोफेशन, आप डांसिंग में अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकती है, लेकिन UPSC ही क्यों? कोई खास वजह? डांस राइटिंग ही मेरा पैशन है एंड मैं अभी ऑलरेडी एक डांसर हूँ, मैं ऑलरेडी एक राइटर हूँ। तो अभी मेरा फ्यूचर जो है वो मेरा अभी UPSC मेन है, बिकॉज़ वो साथ साथ चलता रहेगा। डांस और राइटिंग को मैं कभी छोड़ने नहीं वाली, बिकॉज़ पैशन हमेशा साथ में रहता है। तो एंड मैं अभी ऑलरेडी वो चीज़ हूँ, तो मैं उसको आगे और कंटिन्यू कर सकती हूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो लाची सब कुछ आप कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। डांस जब आप करती हैं तो डांस की परफॉर्मेंस भी आप देती रहूँगी। जयपुर में तो आपने दी है, जयपुर के अलावा भी बाहर भी आप कहीं कहीं गई हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ कहाँ आप? जयपुर के अलावा मैंने दिल्ली में, भिलाई, शिमला और बहुत सारी जगह करा है। एंड इंटरनेशनल मैंने नेपाल, हांगकांग, यहाँ पे भी डांस की परफॉर्मेंसेस दी है अपनी। कौन कौन सा? अच्छा, डांस में आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना भूल गई। भवई तो आप करते हैं, भवई के अलावा भी और कौन कौन से आप डांस कर रहे हैं? भवाई के साथ मैं कथक भी करती हूँ, कथक क्लासिकल करती हूँ मैं, एंड मैं दोनों में इंटरनेशनल लेवल में जा चुकी हूँ। भवई के लिए बोला जाता है कि बहुत टफ होता है, सीखना आसान नहीं होता, चोट लगती है, गिरते हैं। आपके साथ क्या क्या हुआ? भवाई के साथ स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि 125 चीज़ें सर पे लेके डांस करती हूँ मैं, उसके ऊपर साथ में टूटे कांच के टुकड़े पे एंड कीलों पर, ग्लास स्टैंड पर, तलवारों पे, इस पे भी डांस करती हूँ। लगती थी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे बस प्रैक्टिस उसका मेन चीज़ है, प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप वो चली गई चीज़ें एंड वो आदत में आ गई। तो लाची जब सीख रहे थे आप भवई, तो कभी दिमाग में थॉट नहीं आया कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, चोट लग रही है, ग्लास, कांच, सीढ़ी, किलो के ऊपर हम कर रहे हैं, ना करें कुछ और कर लें इसकी जगह? अगर यूनिक बनना था तो कुछ अलग करना ही पड़ता,
तो इसलिए वो उस टाइम सह ली सारी चीज़ें, बिकॉज़ आज मैं जहाँ पर हूँ वो उस सब प्रॉब्लम से वो निकल के ही आज यहाँ पर हूँ। बिकॉज़ प्रॉब्लम्स मुझे हर एक चीज़ में आती, मैं कोई नया डांस फॉर्म शुरू करती वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम्स होती, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने झेल लिया, इसलिए वो अब यहाँ पे जाके आज मुझे इसका वो मिल रहा है। ये जो थॉट है आपका, इतनी पॉजिटिव वाली जो सोच है, थिंकिंग है, वो कहाँ से आई आपके अंदर, ये बताइए, क्योंकि नहीं होती इतने छोटे छोटे बच्चों में ये सारी चीज़ें। वो मम्मी से ही आई है कि मम्मा है कि मेरा नाम भी लाची, बहुत यूनिक नाम रखा था, तो स्टार्टिंग में सब बोलते थे कि ये कैसा नाम रखा है, एंड अब जब वो मुझे मेरी पहचान ही भवाई डांस से मिली है, भवाई एंड कथक डांस से, एंड अब उस नाम के लिए बोलते हैं कि कितना अच्छा नाम रखा था। वो बस सेम चीज़ बोलते हैं, लेकिन वो बस बोलने का तरीका बदल गया। तो मैं जो कर रही हूँ वो मुझे बहुत मतलब हर जगह फेम दे रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है हर जगह, तो उसको कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा। आपके नाम का मतलब बताएंगे आप मुझे? मेरे नाम का मतलब गॉडेस लक्ष्मी होता है। वाह, देखिए ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि इतना प्यारा सा नाम, जो यूनिक सा नाम है, बिल्कुल अलग, उसका नाम का मतलब भी क्या होता है। आप पीएम मोदी से भी मिलकर आई थी? जी। कैसे पहुंचे उनके? एशिया लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, वहाँ मुझे अवार्ड मिला था, मैं सबसे यंगेस्ट ऑथर थी वहाँ पे। तो वहाँ पे इंटरव्यू में मैंने बोला था कि डैट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बुक मोदी जी को गिफ्ट करूँ। तो कुछ ही टाइम बाद वहाँ से पीएम ऑफिस से कॉल आ गया था, वहाँ से मेल आ गई थी कि आपको वहाँ पे इनवाइट करा गया है, आप मोदी जी को राखी बांधेंगे एंड आप उनसे आप बात भी कर सकते हैं। तो वहाँ जाके मैंने उनको अपनी बुक गिफ्ट करी थी, एंड जो मेरी प्राइज़ मनी थी, मैंने वहाँ जो उस टाइम केरला फ्लड हुआ था तो वहाँ के लोगों को हेल्प के लिए मैंने अपनी प्राइज़ मनी उनको दी थी पीएम फंड के अंदर। काफ़ी बड़ी बड़ी जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके साथ भी आपने परफॉर्म किया है, कैसे मौका मिला और किनके साथ? श्री म्यूज़िक फेस्टिवल में भी एंड बहुत सारी जगहों पे मैंने पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के साथ करा है, पद्म भूषण ग्रैमी अवार्ड विनर विश्व मोहन भट्ट जी के साथ मैंने स्टेज शेयर करा है, एंड शिंजनी कुलकर्णी दीदी उनके साथ करा है, बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसे स्टेज शेयर करे हैं। तो इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता होगा जब आप इनके साथ कर रहे थे, कभी उन लोगों से कोई टिप्स वगैरह भी आपको मिले? जी, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने आप को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है, स्टेज का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, कैसे अपने बोलते हैं ना आप मतलब ग्राउंडेड रह के भी आपको आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहना है। इतना सब कुछ किया है आपने, तो अवार्ड्स का भी आपके पास ढेर सारे अवार्ड्स हैं आपके पास, जो मुझे जानकारी है, हमारे दर्शकों को बताइए आप उसके बारे में। मेरे पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 बार मेरा नाम है। फर्स्ट फॉर बीइंग द यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने 9 की एज में बुक लिखी थी, एंड सेकंड डांसिंग विद 125 पॉट्स ऑन हेड, उसके लिए मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। एंड मुझे बाल श्रेष्ठ मिल रखा है, बाल रत्न अवार्ड मिल रखा है, बहुत सारे हैं, सबके नाम याद नहीं रहते। ये पैशन है आपका, है ना, जो आपने हम लोग जिन अभी बात करें तो वो सारी चीज़ें आपकी पैशन है। हॉबीज़ भी होती हैं कुछ लोगों के, इंटरेस्ट होता है, लाइक डिसलाइक होती है, वो क्या है आपकी इनके अलावा? हॉबीज़ में तो मैं स्पोर्ट्स खेलती रहती हूँ, ऐसे बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल, स्केटिंग करती हूँ, स्विमिंग करती हूँ, एंड मैं पेंटिंग कर लेती हूँ जब ऐसे मन करता है, तो बुक्स पढ़ लेती हूँ, म्यूज़िक सुन लेती हूँ, ये हॉबीज़ हैं। अच्छा, और कुछ फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके आगे? क्या आगे के बारे में क्या सोचा है कुछ, क्योंकि 12th आपका चल रहा है, तो किस तरह से अभी कोई, अगर आपके पास कोई और कुछ और कर रहे हो आप? अभी तो कुछ नहीं, मेरा फोकस यूपीएससी, तो उसके लिए कॉलेजेस मुझे अच्छे देखने पड़ेंगे एंड पूरा ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि मेरा हो जाए उस टाइम। सबके अंदर आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कौन है? सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी है इंस्पिरेशन, बिकॉज़ उन्होंने एक चीज़ है, कभी हार नहीं मानना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट वहाँ पे चलते रहो आगे, बिकॉज़ एक दरवाज़ा खोलेगा जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मम्मी है मेरे लिए, उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ सिखाई, डांस करना सिखाया, पेंटिंग करना सिखाया, लिखना सिखाया, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वही है। रोल मॉडल में सबसे ज़्यादा उन्हीं को मानती हूँ। लाची, मुझे एक छोटी सी जानकारी मेरे पास और भी आई थी, आपसे बहुत रिलेटेड है, कि मतलब बायोग्राफी की जब हम बात करते हैं ना तो बहुत आसान नहीं होता, लोगों को सालों लग जाते हैं, बहुत कई लोग तो छपवा भी नहीं छप पाते कि उनकी बायोग्राफी कभी पब्लिश हो पाए, लेकिन आपकी तो इतनी कम उम्र में हो गई, कैसे? मेरी गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में 20 प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ लाइक सारे कंट्रीज़ के साथ में मेरी बायोग्राफी पब्लिश हुई थी, मैं सबसे छोटी थी उसके अंदर,
एंड वो पता नहीं बस होगा किसने मेरा नाम सजेस्ट करा होगा उसके लिए, तो उन्होंने मुझसे मतलब पूछा था कि आप क्या करते हो पूरा, तो उसके बाद ये पूरा हुआ था। अच्छा, बुक का नाम क्या है एक बार तो? गोल्डन बुक ऑफ अर्थ। गोल्डन बुक ऑफ अर्थ। अच्छा, आप सोशल कॉज से भी काफ़ी हद तक जुड़े हुए हो, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी आप करते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को भी सिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको सिंगिंग सिखाती हूँ, उनके साथ थोड़ा और मस्ती मजाक करते हैं। एंड फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, उनके लिए उनके साथ में जाकर उनको पढ़ाई करवाती हूँ, उनके साथ मैं खेलती हूँ, उनको स्वेटर्स जब मान लो ठंड आती है स्वेटर्स देती हूँ, बुक्स इनको गिफ्ट करती हूँ। तो हाँ, भगवद गीता के बारे में भी अब मैं आपसे, आप ही बताइए हमारे दर्शकों को। मुझे भगवद गीता के 15 अध्याय याद हैं, अभी थोड़ी प्रैक्टिस नहीं रही है, लेकिन मुझे वहाँ के अभी 15 अध्याय याद हैं। मैंने जो चित्रकूट स्टेडियम है वहाँ पे बाबा रामदेव, वसुंधरा राजे एंड राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर के साथ मैंने वहाँ पे बैठ के पूरा एक अध्याय का मैंने चैंट किया था, तो वहाँ पे मुझे उनसे थोड़ा तारीफ़ भी मिली थी। तो ये कि आप बचपन से पढ़ते थे, किस तरह से आपको क्योंकि याद करना भगवद गीता? मुझे माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है बचपन से, कि भगवान में ऐसा उनकी स्टोरीज़ होती है नई नई, बोले ये ऐसा होता है वैसा होता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है। अभी भी है कि मुझे कोई चीज़ पता चलती है मैं उनके बारे में पूछती हूँ अपने पेरेंट्स से कि पापा ऐसे मान लो भगवान जी कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ था। अभी भी मतलब बहुत मेरा विश्वास है भगवान के अंदर कि मैं हूँ ना, कि हर एक चीज़ मतलब मेन भगवान जी, उनके चक्कर में सब हो रहा है, तो भगवद गीता से मुझे ऐसे ही मेरा हुआ था। चलिए, अब हम आपकी पढ़ाई की बात करते हैं, आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? पापा, मम्मी और एक मेरा बड़ा भाई है। ओके, उनके बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा? पापा का बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, एंड मम्मी प्रिंसिपल है टेको फाउंडेशन स्कूल की। एंड मेरे भैया उनका अभी रिसेंटली वो शूटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया टीम ट्रायल्स के लिए। तो फैमिली टाइम वगैरह सब मिल पाता है आपको इन सब चीज़ों, कितना सब कुछ करने के बाद आपको टाइम होता है फैमिली के साथ? हाँ, हम बहुत मज़े करते हैं साथ में, स्पेशली भैया हमें 9 इयर्स का गैप है, लेकिन पापा मम्मी बोलते हैं कि अभी भी बच्चों से लड़ते हो तुम दोनों, क्योंकि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हम कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, कोई नई चीज़ हम साथ में करते हैं। एंड जो लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर तो हम और ज़्यादा पास में आ गए, हमने बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में बनाई थी, हमने करी थी, तो टाइम मिल जाता है उनके साथ। जो सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स ने किया, आपको लगता है वो सपोर्ट आज भी हमारी सोसाइटी में बेटियों को मिल रहा है? आप क्योंकि आप इतने मैच्योर तो हो। मुझे लगता है कि बहुत जगह ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, बहुत जगह पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ऐसा क्यों करना है, क्या करना है। मतलब कुछ होते हैं जो पढ़ाई के अंदर अपने लाइक गर्ल साइड को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर वो उनको कोई और फील्ड में जाने नहीं देते हैं, और कोई और फील्ड उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है उतना हर किसी को नहीं मिल रहा है। हाँ, लिखने की मैं बात करूँगी, लिखते हैं तो एक इमेजिनेशन की उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी जो होती है वो तभी निकल कर बाहर आती है। तो वो इमेजिनेशन आपका किस तरह का रहता है, कैसे होता है? मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि दैट एवरीथिंग वी इमेजिन वी कैन डू, एंड वॉट एवर वी डेयर टू ड्रीम विल श्योरली कम ट्रू। अगर हम अपने ड्रीम में उतना ताकत रखते हैं कि हम उसको रियल कर पाए, तो हमें फिर कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए। तो मतलब इमेजिनेशन आप जो करना चाहो उसकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग रखो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो उसके लिए। अपने आप में फेथ रखना ज़रूरी होता है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी थिंकिंग है, अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही हमारे एनवायरनमेंट में क्रिएट हो रहा है। हाँ। कोई फेवरेट कोट भी है आपका? फेवरेट कोट तो हाँ एक है कि इन्जॉय एवरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ बिकॉज वन डे यू विल लुक बैक एंड रियलाइज दे वर द बिग थिंग्स। मैं चाह रही थी रांची, आपसे मैंने बहुत सारी बात कर ली, जो जिस तरह की आप इंसान हैं, जो आपको बनाया है, जो आपकी पर्सनैलिटी में को जिस तरह ने ग्रूम किया है, वो आपकी मदर है जी। तो मैं चाह रही थी आपकी मदर से भी हम 2 मिनट उनसे भी बात करना चाह रहे हैं, तो उनसे उनके पास लेके चलते हैं अपना कैमरा और उनसे बातचीत करते हैं। तो लाची की मदर रितु जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। और मैम, मुझे सबसे पहले तो आपका पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्रिका टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरी बेटी को इस लायक समझा कि वो आप सबसे उनको रूबरू करवाएं। और साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ राखी जी का कि इस शेड्यूल में मैं नहीं थी, पर फिर भी शायद उन्होंने मुझे शामिल किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मैम। जिस तरह से आपने अपनी डॉटर को ग्रूम किया है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो इनका ऑरा है, कैसे किया ये सब चीज़ें आपने? बहुत टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड बेटी है आपकी।
देखिए मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। हर बच्चा जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, वो स्पेशली जो बेटियां जन्म लेती हैं, वो अपने साथ में एक एक्स फैक्टर लेके आती हैं। ऐसा नहीं हमने उसको कुछ तराशा नहीं, कुछ नहीं किया। मैं तो इवन ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसी बेटी की माँ होने के लिए उन्होंने मेरे को चुना कि मैं लाची की माँ बनूँ। तो हर बच्ची के अंदर एक एक्स फैक्टर होता है, हर बच्ची एक कुछ अलग तरह की होती है, बट सिर्फ जो एक ज़रूरत है आपको उस बच्ची के सपनों के अंदर अपना विश्वास दिखाने की और उसे आगे बढ़ाने की। क्योंकि मेरे लिए कि जिसके होने से नज़रों में नूर है, जो मेरा हौसला और गुरूर है, जी हाँ, वो मेरी बेटी है। और वो मेरी ही बेटी नहीं, वो हर किसी की बेटी है। आप एक बार अपनी बच्ची में विश्वास करके देखिए, उसके हौसलों को पंख दीजिए और देखिए कैसे वो आप सब का गुरूर बनती हैं। आप भी लिखते हैं मैम? आपको भी लिखने का शौक़ है? लाची तो लिखते हैं आप भी? जी, मैं भी लिखती हूँ। तो फिर कुछ सुना दीजिए, आप सुनाइए। मैं चाह रही हूँ हमारे दर्शकों को आप भी अपनी कुछ चंद लाइनें ज़रूर सुनाएं। देखिए, अब क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों का है और बच्चों से संबंधित है, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने भी जैसे बचपन में जब शुरुआत की थी लिखने की, तो मैं गालिब के शेर से बहुत इंस्पायर हुई थी कि जो गालिब का जो शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो उसी से इंस्पायर होकर जो मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी, वो शायद सभी बच्चों के लिए हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि गिर गिर के संभलने को ही तो ज़िंदगी कहते हैं जनाब, गिर गिर के संभलने को ही तो ज़िंदगी कहते हैं जनाब, जो गिरना ही नहीं जानते वो ज़िंदगी को समझेंगे क्या। तो इस आपाधापी की दौड़ में बच्चों को गिरने दीजिए, फिर उठने दीजिए, फिर उड़ने दीजिए। देखिए उनकी पंखों में अपने आप जान आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आए पत्रिका स्टूडियो, आप दोनों आए हैं। लाची में चलते चलते आखिरी सवाल मेरा लाची से था। सवाल क्या था, मैं चाह रही थी बालिका दिवस से स्पेशल डे है, मैसेज क्या आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? अभी मदर ने बहुत अच्छी बात की है कि सब अपनी जो बेटी है उनको जो करना है उनको करने दो, उनको बांध के ना रखो, बिकॉज़ वो लोग भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे करके आपका नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे। तो अपने बेटियों को जो करना है उनको करने दो, उनको अपने ड्रीम्स फॉलो करने दो, उनको पढ़ाई में हो, डांस में हो, कोई भी फील्ड में हो, उनको अपने अव्वल आन दो, उनको अपने ड्रीम्स फॉलो करने दो। तो ये थी हमारे साथ पत्रिका स्टूडियो में लाची प्रजापति। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लाची ने अपना एक मुकाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है, अगर हम भी अपने बच्चों को उसी तरह से उनका जो पैशन उसको फॉलो करने दें, उनके सपनों को उड़ान देंगे, तो हमारे बच्चे भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।